अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की, दैट इज़ योर एनिमल किंगडम। इन द लास्ट लेक्चर्स और इन द लास्ट वीडियोस हमने वहाँ पे जो है कॉकरोच को कंप्लीट किया था, एनाटमी ऑफ कॉकरोच। और वहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी रह रही थी उसको आप खुद भी देख सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, दैट इज़ योर एनाटमी। मैंने वो उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे मैंने वो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी का एक चैप्टर, दैट्स योर एनिमल किंगडम। अगर मैं सपोज़ पहले एनिमल किंगडम की बात करूँगा, इसमें हमारे पास हर साल जो है 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी 2 कभी 4, यानी 2 to 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में जो है ना 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो तीनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी से ही जो है ना निकाले जाते हैं। सो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा और अच्छे से रिवाइज करना होगा। और अगर मैं बात करूँ सपोज़ हमारे पास ज़ूलॉजी में जितने भी चैप्टर्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल बायोलॉजी है, ठीक है, या बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, उनके कंपैरिजन में ये वाला चैप्टर जो है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक इंटरेस्टिंग। इसमें कोई मतलब इसमें मज़ा नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में जो है ना मतलब मज़ा होता है, या सेल बायोलॉजी में थोड़ा बहुत। लेकिन ये वो चैप्टर है जिसमें जो है ना ऑलमोस्ट आपने जो है ना इट्स कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड। यहाँ पे आपने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बल्कि आपने क्या करना है, आपने हर एक फाइलम में जो है ना एग्जाम्पल्स को याद रखना होगा, ठीक है। और वो थोड़ा बहुत हेक्टिक बन जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपने क्या करना है इसमें जो है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स आपने ज़्यादा रिविजन्स करने होंगे, ठीक है। ज़्यादा रिविजन्स, मोर नंबर ऑफ़ रिविजन्स, या हम कह सकते हैं मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद ही जो है ना आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगेगा और आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट। इट्स एनिमल किंगडम चैप्टर 4, 11th का चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now. तो यहाँ पे अपने पॉइंट एक याद रखना है कि more than million species of animals have been described till now, ठीक है। more than million, ठीक है, more than 1 million, more than million, over a million और more than million species जो है ना animals की, उनको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अच्छा, the need for classification become all more important. The classification is also help in assigning. क्लासिफिकेशन का पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हम ऑर्गेनिज्म को, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनको क्लासीफाई क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना उनकी मतलब उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग में, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के ज़रिए हम क्या क्या करते हैं, सपोज़ मान लीजिए हमारे पास कोई फाइलम होता है, इस फाइलम में हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, ठीक है। अब इस फाइलम के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के उसमें पाए जाते हैं। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे तो वो सारे फीचर्स जो उस ऑर्गेनिज्म में होंगे, वही फीचर्स उस बाकी ऑर्गेनिज्म के उसी फाइलम के बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होंगे, ठीक है। सो यही मकसद होता है क्लासिफिकेशन का। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस बेसिस पे जो है ना ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो है एनिमल किंगडम की बात करेंगे, हमने ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट फाइला रखा है, इन डिफरेंट फाइलम्स रखा है, और बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है। बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल फीचर्स या कॉमन फीचर्स के बेसिस पे जो है ना हम इन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इंटू डिफरेंट फाइलास, ठीक है। अब वो कॉमन फीचर्स क्या है या फंडामेंटल फीचर्स क्या है, पहला जो है ना दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कहीं या ऑर्गेनाइजेशन, या आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। उसके बाद है बॉडी सिमेट्री, उसके बाद है नेचर ऑफ सीलोम, देन उसके बाद क्या है पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अच्छा, उसके बाद दीज फीचर्स आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है कि दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन फीचर्स को आपने याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये सेपरेटली बात करें यहाँ पे हर एक फीचर की। पहला फीचर है क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स।
दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया और मल्टी सेल्यूलर, ये तो पता है, ठीक है। एनिमेलिया जो है ना, मतलब मेंबर्स ऑफ द एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, दे आर मल्टी सेल्यूलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन स्पंजेस, स्पंज जो है ना, दीज आर पॉरिफेरस। अभी हम पढ़ेंगे पहला फाइलम पॉरिफेरा, उन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं स्पंज, ठीक है। द सेल्स आर अरेंज्ड एज, यानी देखो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या असल में जो है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, ठीक है। कभी जो है ना, मतलब अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पंज में, इनमें क्या होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। यानी आपने यहाँ पे याद रखना है कि स्पंज जो होते हैं, दे हैव गॉट द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दे हैव सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमंग द सेल्स, सम डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, लेकिन आपने यहाँ पे जो एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो स्पंजेस होते हैं, जो पॉरिफेरस होते हैं, दे हैव गॉट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात कर रहे हैं सीलेंट्रेट्स की। सीलेंट्रेट्स जो है, दे हैव द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हेंस सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। यानी इनमें जो है आपने याद रखना है, सीलेंट्रेट्स जो है, दे हैव गॉट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दे हैव गॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हायर लेवल ऑफ, यानी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, दैट इज द ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन में होती है, दैट इज द पलाइटी हेलमिंथेस। बस यही पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी किस फाइलम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पॉरिफेरस या स्पंजेस में क्या है, सेल्यूलर लेवल, सीलेंट्रेट्स में क्या है, टिश्यू लेवल, पलाइटी हेलमिंथ्स में क्या है, ऑर्गन लेवल, और उसके बाद जो हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी एनालिड्स है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एकाइनोडर्मेट्स, कॉर्डेट्स, दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, and other higher phyla where tissues are grouped into to form organs, this organ level। अच्छा, each specialized फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ये इन फाइला की बात कर रहा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। Organs are associated to form functional systems. Each system concerned with specific physiological function. This pattern is called the organ system of level of organization. अच्छा, organ system in different group of exhibit various patterns of complexity। अच्छा, पहले मैं यहाँ तक आपको बोलूँ, अभी जो है ना, इन दीज 7 मिनट्स जो हमने पढ़ा, इन दीज 6 और 7 मिनट्स, इसमें आपने यह बस याद रखना है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हाट मतलब कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स कॉमन है जिसकी बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। और उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स, सपोज हमने पहला देखा, दैट वाज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, किस फाइलम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस मतलब उसको आपने याद रखना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड दैट द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। आपने याद रखना है पॉरिफेरा में क्या है, ठीक है, मतलब डिफरेंट फाइलम में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद organ systems in different group of animals exhibit various patterns of complexities. For example, digestive system in polite helminths has only a single opening to the outside of the body and serves at both mouth and anus and is called incomplete। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जो polite helminths होते हैं, polite helminths जो है, they have got incomplete digestive system। This is the, ये important point रहेगा, they have got the incomplete digestive system। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसको कहेंगे जिसमें दोनों ओपनिंग्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट हैज़ गॉट ओनली वन ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोलाइट हेलमिंथस जो है, दे हैव गॉट द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एंस। उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवेज और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह, या सर्कुलेटरी पाथवे जो है ना, वो भी दो तरह की होती है। वन इज़ द ओपन टाइप एंड अनदर इज़ द क्लोज टाइप। हमने कॉकरोच में भी बोला था, कॉकरोच जो है ना, इट बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा एंड दैट हैज़ गॉट व्हाट, ओपन टाइप सर्कुलेशन। यानी ओपन टाइप सर्कुलेशन जो है, ब्लड जो है ना, दैट्स नॉट कन्फाइन्ड टू ब्लड वेसल्स, बल्कि जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स जो होते हैं ना, दे आर डायरेक्टली बाथड इन दैट ब्लड, दे आर डायरेक्टली बाथड इन द बॉडी फ्लूइड जो होता है उनका, ठीक है। या सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है ना, जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है, उनमें जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, दे आर डायरेक्टली बाथड इन दैट। ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथड इन इट। यानी ब्लड वेसल्स, यानी मेजर ब्लड वेसल्स जो होती है ना, उनके जरिए ब्लड इनमें फ्लो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, क्लोजर टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। यानी क्लोजर टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड वो फ्लो करता है थ्रू द
थ्रू द ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो, वेन्स हो या कैपिलरीज हो, ठीक है। और हर एक ऑर्गन के जो है ना, हर ऑर्गन के पास ब्लड पहुंचता है थ्रू ए वेसल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, योर ऑर्गन, योर सेल, योर टिश्यू दैट इज डायरेक्टली बाथड इन ब्लड, डायरेक्टली बाथड इन बॉडी फ्लूइड, डायरेक्टली बाथड इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, किस में, ओपन टाइप में। लेकिन क्लोज टाइप में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने याद, अच्छा उसके बाद जब हम फाइलम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हमने वहाँ पे याद रखना है कि ओपन टाइप किस में होती है और क्लोज टाइप किन में होती है। अगर हम अपनी बात करें कि एनिमल्स की बात, ये कॉर्डेटा की बात करेंगे, सपोज वी बिलोंग टू कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा जो है ना, दे हैव गॉट द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। और इसी तरीके से एनालिडा, एनालिडा में भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। लेकिन ये जो हाँ, ये जो कॉकरोच है या जो ऑर्थोपोडा है, दे हैव गॉट द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। और यहाँ पे आपने याद रखना है प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैव गॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री की। ये सिमेट्री क्या होती है? अगर अब बात करेंगे सिमेट्री, देखो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into two equal hollows. यानी अगर हम किसी भी यानी स्पंज की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सपोज एसिमेट्रिकल है, तो अगर हम किसी भी प्लेन के जरिए उसकी बॉडी को डिवाइड करेंगे इंटू टू हॉल्व्स, वो दो हॉल्व्स जो है ना, वो सिमिलर नहीं होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। वो दो हॉल्व्स इक्वल नहीं होंगे। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। सो एसिमेट्रिकल जो है, उसमें जो है बॉडी पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे जब हम किसी भी प्लेन के थ्रू उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो स्पंजेस आर यानी पॉरीफेरा आर एसिमेट्रिकल। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शन भी देखिए कौन कौन से है, ठीक है। अच्छा, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. तो radial symmetry की जो है ना डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये देखो हमारे पास दो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिक होता है तो दो तरह की सिमेट्री है, एक होती है रेडियल और एक होती है बायलेटरल, ठीक है। हमने यहाँ पे रेडियल और बायलेटरल की डेफिनेशन को भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि किन ऑर्गेनिज्म में रेडियल है और किन ऑर्गेनिज्म में बायलेटरल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता चला कि कौन ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लेन यानी अनी प्लेन, जितने भी प्लेन यानी अनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो जब सिमेट्रिक होगा तो ऑब्वियसली जब आप उसको डिवाइड करोगे इंटू टू, जब आप उसको डिवाइड करोगे टू इंटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट जो है ना, वो क्या होंगे? वो होंगे आइडेंटिकल, वो होंगे सिमिलर, वो होंगे इक्वल, ठीक है। तो वो टू आइडेंटिकल हाल्व्स होंगे, तो ऑब्वियसली सिमेट्री की बात। लेकिन रेडियल का मतलब अनी प्लेन यानी कोई भी प्लेन, आप जितने भी प्लेन्स डालो, अगर आप यहाँ पे देखोगे हेयर इज योर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने प्लेन्स डाल रहा है, हेयर इज द वन प्लेन, ठीक है, इस तरह से काट रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से भी काट रहा है, ठीक है, और इस तरह से भी काट रहा है। तो आप जितने भी प्लेन्स मैक्सिमम पॉसिबल है अनी प्लेन के जरिए जब आप डिवाइड करोगे, और जब आप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करोगे अनी प्लेन इंटू टू आइडेंटिकल हॉलोज, हम कह सकते हैं एट द टाइम इट हैज़ गॉट द रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री का भी मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा इंटू टू आइडेंटिकल हॉलोज, लेकिन बाय पासिंग ऑन बाय ओनली वन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क, इट्स ओनली वन प्लेन, हियर इज अनी प्लेन, ठीक है। अनी प्लेन इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री एंड ओनली वन प्लेन इन केस ऑफ बायलेटरल सिमेट्री। और आपने यहाँ पे याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री किन में होती है? ये किन में होती है? सीलंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। एग्जाम्पल्स को याद रखना, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, दे हैव गॉट द रेडियल सिमेट्री। और बाकी जितनी भी फाइलम है ना पॉरीफेरा के बगैर दे हैव गॉट द बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आएगा लाइक एनालिडा आता है, ऑर्थ्रोपोडा, या अभी हम आगे देखेंगे बहुत सारे फाइलम में आते हैं बायलेटरल सिमेट्री में। अच्छा, उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द बायलेटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन के जरिए जो है ना आप इस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हो इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स। उसके बाद हम बात करते हैं जो है ना डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट दिस इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन? ओके, animals in which the cells are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. देखो ये एम्ब्रियोनिक लेयर क्या होती है, जर्मिनल लेयर क्या होती है, जब आप 12th का रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लिटिल बिट एम्ब्रियोजेनी को पढ़ोगे, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस को पढ़ोगे, ठीक है, या वहाँ पे जो है ना फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट को पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स अरेंज होंगे इनटू टू लेयर्स, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्मिनल लेयर्स जो है ना, व्हेन दे आर अरेंज्ड इनटू टू लेयर्स, अब वो दो लेयर्स के यहाँ के एक्सटर्नल विल बी एक्टोडर्म एंड इंटरनल विल बी एंडोडर्म, ठीक है। तो एट दैट टाइम जब ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक लेयर्स अरेंज होते हैं इनटू टू लेयर्स, हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म जो है ना, दैट ऑर्गेनिज्म है ना, दैट इज डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। यानी डिप्लोप्लास्टिक का मतलब डिप्लो मीन्स टू, ठीक है, इट हैज़ गॉट डिप्लोप्लास्टिक नेचर। एग्जाम्पल क्या है, सीलन ट्रेड्स। एग्जाम्पल आप आगे भी याद रख सकते हो। अच्छा, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखोगे दिस एक्सटर्नल लेयर वन, दिस वन, ठीक है, दिस वन यानी ये वाली, ये वाली है, ये वाली सारी, दिस इज योर एक्टोडर्म, ठीक है, दिस इज योर एक्टोडर्म। और दिस इनर वन, ठीक है, ये वाली, दिस वन, दिस वन इज योर एंडोडर्म। और यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे ये रेड कलर जो है, दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास, इसको हम कहते हैं मीजोगिलिया, ठीक है। सो मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन डिप्लोप्लास्टिक, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। देखो ट्रिप्लोप्लास्टिक में जो क्या होता है, उनमें तो ऑब्वियसली एक्टोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है, लेकिन उनमें जो है ना मीजोगिलिया के बदले बल्कि एक अनदर लेयर होती है, दैट इज द मीजोडर्म, ठीक है। तो मिडल लेयर इज देयर, मिडल लेयर क्या है इनमें, दैट इज द मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पे जो है इट्स टोटली अनडिफरेंशिएटेड कॉल्ड मीजोगिलिया। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ना, ट्रिप ट्रिप ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री, इनमें थ्री लेयर्स है, थ्री जर्मिनल लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो जो मिडल होगी दैट विल बी द मीजोडर्म, आउटर विल बी द एक्टोडर्म एंड इनर विल बी द एंडोडर्म। दिस इज द एंडोडर्म, this is the mesoderm, and this is your, this is endoderm, this is mesoderm, and this is your ectoderm. This was about the ट्रोप्लोब्लास्टिक नेचर। अच्छा, उसके बाद हाँ यहाँ पे लिख रहा है कि दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर और थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर मेसोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लाइटेहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, दे हैव गॉट द ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर। उसके बाद हम सीलोम की बात करेंगे। सीलोम, सीलोम क्या होता है अभी हम देखेंगे। देखो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत मतलब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मतलब थोड़ी बहुत जो है ना, मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीलोम, सीलोम क्या होता है, इट इज़ द बॉडी कैविटी, इट इज़ द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, या बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अच्छा, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइनड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो बॉडी कैविटी क्या मतलब, बॉडी कैविटी, कैविटी बिटवीन, देखो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इफ दैट कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म, इफ दैट कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म, तो एट दैट टाइम हम उसको, उस कैविटी को नाम देते हैं सीलोम, ठीक है। और जिनमें सीलोम प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं सीलोमेट्स, ठीक है। सो सीलोम क्या होता है, इट इज़ द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइनड बाय, या बॉडी कैविटी व्हेन बॉडी कैविटी इज लाइनड बाय मेसोडर्म, एट दैट टाइम हम बॉडी कैविटी को नाम देते हैं सीलोम। और जिन एनिमल्स में ये होते हैं दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स। तो इनकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना, इट इज़ एनालिड्स और मोलस्कस, ऑर्थ्रोपोड्स, एखाइनोडर्मेटा, मतलब ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल को याद नहीं रखोगे कोई मसला नहीं, आगे हम एग्जांपल्स को अच्छे से डील कर लेंगे हर एक फाइलम में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हेयर, ये मान लीजिए ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, दिस इज़ द बॉडी कैविटी एंड योर बॉडी कैविटी इज़ लाइनड बाय, यहाँ से अगर आप देखोगे बाहर से भी और अंदर से भी, इट इज़ लाइनड बाय व्हाट, इट इज़ लाइनड बाय मेसोडर्म। तो हम कह सकते हैं कि दी मतलब दिस रिप्रेजेंट सीलोम, बिकॉज सीलोम क्या होता है, इट इज़ द बॉडी कैविटी व्हेन इट्स लाइनड बाय मेसोडर्म। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस बॉडी कैविटी इज़ लाइनड बाय मेसोडर्म, और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे सीलोम। अच्छा, उसके बाद the body, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm. Instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज मान लीजिए, सपोज दिस इज द बॉडी कैविटी, मतलब मान लीजिए दिस इज द बॉडी कैविटी, अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस बॉडी कैविटी इज नॉट लाइनड बाय योर मेसोडर्म, बट यहाँ पे जो है मेसोडर्म जो है ना, दैट इज प्रेजेंट इन पैच, ठीक है।
मीजोडर्म जो है ना दैट इज प्रेजेंट इन पैजेस, और यहाँ पे जो है ना इसको हम नाम देते हैं सीडोसीलोम, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सीडोसीलोम। सो बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म बट मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक है, स्कैटर्ड पैचेस और पाउचेस, तो हम इसको नाम देते हैं सीडोसीलोम। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना दैट इज द एस्केलमेंथिस, ठीक है, या हम उसको निमेटिहेलमिंथिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। तो जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी, अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉडी कैविटी आपको नहीं दिखाई दे रही, बल्कि यहाँ पे बॉडी कैविटी भी है, यहाँ पे भी बॉडी कैविटी, ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं है तो इसको हम नाम देते हैं एसोलोमेट। और एसोलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द प्लाटीहेलमिंथिस। दिस वाज अबाउट द सीलोम। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म हैज मतलब दैट ऑर्गेनिज्म पोजेसेस सेगमेंटेशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसकी मतलब बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। सो सेगमेंटेशन भी एक फीचर है, फंडामेंटल फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो अर्थवर्म होती है, मतलब यानी जब हम उसकी बॉडी को जो है ना डिवाइड करते हैं एक्सटर्नली, यानी डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स, और उन सेगमेंट्स को हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं मेटामर्स, ठीक है, क्या नाम देते हैं, मेटामर्स आर द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म। दैट्स वाई उस सेगमेंटेशन को हम नाम देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड दिस फिनोमेना is called a metamerism. So metamerism is common in earthworm, या metameric segmentation is common in earthworm, ठीक है। This was about the segmentation. उसके बाद नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, यानी ये मीजोडर्म से बनता है। इट इज, इसका ओरिजिन क्या होता है, देखो हमारे पास, मैंने आपको अभी बोला, वी हैव गॉट 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो वो 3 लेयर्स जो होते हैं ना, दोज 3 सेल लेयर्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स, वहीं से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनमें जो है कुछ सेल्स होते हैं, दे हैव गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी। ये टोटिपोटेंसी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल टू गिव राइज टू होल टिश्यू और होल ऑर्गन, ठीक है। जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं, टोटिपोटेंट सेल यानी जिस सेल में टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं दिस सेल इज टोटिपोटेंट सेल। और टोटिपोटेंट सेल जो है ना, यानी उसकी प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ हम कह सकते हैं टोटिपोटेंसी इट इज़ द फिनोमिना बाय विच अ सेल गिव्स राइज टू होल और एंटायर ऑर्गन और एंटायर टिश्यू। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, मीजोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, इनमें जो है ना स्पेसिफिक कुछ सेल्स होते हैं, आई डोंट नो कि उनको नाम, उनका शायद स्टेम सेल्स उनका नाम है। आप देखोगे रिप्रोडक्शन में, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है कि उनका नाम क्या है स्पेसिफिकली। तो दे हैव गॉट अ प्रॉपर टोटिपोटेंसी, और वहीं से जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना डिफरेंट टिश्यूज राइज होते हैं। तो अगर आप देखोगे नोटोकॉर्ड जो है ये कहाँ से बनता है, फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड यानी बैक साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है in some organ animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. So this is the main defining feature between the differentiating feature between the chordates and non-chordates. तो chordates में क्या होता है, they have got the notochord, चाहे वो embryonic life में हो या throughout the life हो, या हम कह सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स दे हैव गॉट, दे उनमें जो है उनमें एब्सेंट होता है नोटो कॉर्ड। सो दीज वर द फंडामेंटल फीचर्स, दीज वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनके ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फाइलाज में क्लासीफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली डिफरेंट फाइलाज की, डिफरेंट फाइलम्स की। सो कमिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, कमिंग टू द फाइलम पॉरीफेरा। ओके, ओके, इट्स आवर फाइलम पॉरीफेरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइलम पॉरीफेरा जो है, इसमें जो है ना ज़्यादा हम हालांकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि इट्स मतलब ये कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि इसमें जो है ना आपको सारा जो है ना याद रखना है, ठीक है, और वो याद कैसे रहेगा, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम पॉरीफेरा के साथ जो है ना मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, हालांकि आपने हर एक लाइन को याद रखना होगा, ठीक है, हर एक लाइन को, हर एक पॉइंट को, हर एक एग्जाम्पल को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर मैं जो है ना ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। तो यहाँ पे जो है ना हम चलते हैं फाइलम पॉरीफेरा की तरफ। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम और कॉमनली कॉल्ड स्पंज। तो उनका कॉमन नेम जो है ना दैट इज स्पंज। देखो
हर एक पॉइंट को याद रखना, हर एक पॉइंट को नोट करना। तो कॉमन नेम इनका स्पंज है, तो आपको पूछा जाएगा कि पॉरीफेरा दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज, या स्पंज जो है ना दे बिलोंग टू विच फाइलम, दे बिलोंग टू पॉरीफेरा। उसके बाद दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो यहाँ पे याद रखना है जनरल फीचर जो है ना, दे आर मैरीन, बट एक एक्सेप्शन है जाना, दैट स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पंज। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज योर स्पॉन्जिला, सी पार्ट जो है ना ये सी, दिस इज द स्पॉन्जिला एंड दिस इज द फ्रेश वाटर स्पंज। मैंने यहाँ पे लिखा इट्स फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। सो फ्रेश वाटर स्पंज इज एन एग्जांपल, मतलब ये इट इज़ एन एक्सेप्शन। उसके बाद यार एसिमेट्रिकल, लेकिन अगर आप देखोगे साइकॉन जो है ना, साइकॉन दैट इज स्काइफा, ठीक है। it has got radial symmetry, ठीक है, it has got radial symmetry, so these two are exceptions, this is the freshwater sponge and it has got radial symmetry, किसको, साइकॉन को। अच्छा उसके बाद they are primitive multicellular and have got cellular level of organization, तो आपको पता है कि they have got the cellular level of organization। अच्छा sponges have a, यहाँ पे आपने याद रखना है, देखो कॉमन नेम भी याद रखना है, ठीक है, उनका मतलब हैबिटेट भी याद रखना है और सिमेट्री के बारे में भी याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है फ्रॉम पॉरीफेरा। स्पंजेस हैव ए वाटर, दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, या कोई एग्जांपल दी जाएगी इन तीनों में से, तो उसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। हमेशा याद रखें इट्स ट्रांसपोर्ट, इट्स कैनाल, ठीक है। अच्छा वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो क्या होता है कि देखो इनमें जो है ना बॉडी वॉल जो है ना, इनमें पोर्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑस्टिया, और इनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसील। और एक एक्सेलेंट पोर होता है जिसके ज़रिए वाटर पानी बाहर चला जाता है, एक ओपनिंग होती है आउटसाइड, उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया के ज़रिए जो है ना, ऑस्टिया के ज़रिए, ऑस्टिया मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे मैंने बनाया, मान लीजिए दीज आर ऑस्टिया, ठीक है, ये जो बॉडी वॉल में जो पोर्स होते हैं दीज आर ऑस्टिया, और इन्हीं के ज़रिए पानी अंदर चला जाता है इनटू द स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील के ज़रिए जो है ना यहाँ पे मान लीजिए दिस इज ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर चला जाता है। अब इस इस वाटर कैनल सिस्टम का काम क्या है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो आपने इसके फंक्शन को भी याद रखना होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पाथवे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा उसके बाद कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, उनका दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने याद रखना है क्या है, और ये सेल्स भी आपने याद रखना है कि ये कौन से सेल्स होते हैं और ये किसको लाइन कर रहे हैं, ठीक है। दीज लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। अच्छा डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रा भी होते हैं और एक्स्ट्रा भी, लेकिन इनमें क्या होते हैं, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। अच्छा द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इनमें जो स्केलेटन होता है ना, वो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। एनसीईआरटी ने वहीं से भी हाईलाइट किया है और आप भी हाईलाइट करोगे। अच्छा उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी हर्माफ्रोडाइट यानी इसको आप जो है ना मोनोशेस भी कह सकते हो, यानी बाइसेक्चुअल भी, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोशियस, और बाइसेक्चुअल यानी सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट, तो हम उस टाइम उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे जो है ना पॉरीफेरा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of gametes, so they have got both modes of reproduction, asexual as well as sexual। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गमीट्स। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, यानी एक्सटर्नल का मतलब किसी एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होती है, लाइक वाटर में अगर हम बात करेंगे सपोज ब्रायोफाइटा की या एल्गी की भी बात कर सकते हैं, उनमें जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल मीडियम में होती है। या अगर आप फ्रॉग की बात करेंगे इंशाल्लाह, जब हम आगे जाएंगे हम फ्रॉग्स की बात करेंगे, एम्फीबियंस की बात करेंगे, या कुछ फिशेस भी हैं उनकी भी बात करेंगे, दे हैव गॉट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज। ये डेवलपमेंट क्या होती है, देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मान लीजिए
डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी उसमें जो है एम्ब्रियो आपका डायरेक्टली डेवलप होगा इनटू द अडल्ट, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, आपका एम्ब्रियो डायरेक्टली जो है ना डेवलप होगा इनटू द अडल्ट। तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, लेकिन जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो है कुछ इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस भी होते हैं, ठीक है। पहले एम्ब्रियो किसी लार्वल स्टेज में होता है, ठीक है, उसके बाद वो अडल्ट में चला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दे हैव गॉट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 3 पॉइंट्स। आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इनकी सेक्सेस क्या है, ठीक है, और इनकी फर्टिलाइजेशन क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे कोड बनाया, ठीक है। उसके लिए मैंने एक कोड बनाया है FSD। FSD, F stands for fertilization, S stands for sexes and D stands for development, ठीक है। मैंने हर एक फाइल में यही कोड बनाया है, FSD फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस एंड डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना, इट इज़ I stands for internal, fertilization is internal। सेक्सेस यहाँ पे M मैंने लिखा है, M stands for monoecious, क्योंकि हर्मोफ्रोडाइट जो है, हर्माफ्रोडाइट के लिए हम मोनोशियस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी व्हेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। और जब सेक्सेस सेपरेट होती हैं, अलग होते हैं, उसको हम नाम देते हैं डायोशियस, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्सेस आर मतलब मोनोशियस एंड योर डेवलपमेंट दैट्स आई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट। तो आपने यहाँ पे कोड रखना है याद, पॉरीफेरा के लिए FSD के लिए आपने कोड याद रखना है, इट्स IMI, ठीक है, IMI। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉरीफेरा। These are 3 example, this is साइकॉन, दिस इज यू स्पॉन्जिया, दिस इज स्पॉन्जुला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इस साइकॉन इज द स्काइफा, यू स्पॉन्जिया इसको हम शायद बाथ स्पंज भी कहते हैं, अगर आप यहाँ से देखोगे इट्स ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज। हाँ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पंज एंड योर स्पॉन्जुला इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पंज। तो पॉरीफेरा में अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा देखो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपने याद रखना है, लेकिन जो NCERT ने वहाँ से हाईलाइट किए होंगे वो सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर like this water transport system, and that's about the coinocytes, and another point जो है ना that is about the skeleton, और last point जो है that's about the reproduction, fertilization क्या है, sexes क्या है, development क्या है, और मतलब दोनों मतलब modes of the reproduction है कि नहीं है, ठीक है। तो these are the most important points from phylum Porifera। Coming to the another phylum, that is phylum, that is the Coelenterata और Cnidaria भी हम इसको कहते हैं। ओके, इट्स योर फाइलम Coelenterata और Cnidaria भी इसको हम कहते हैं। देयर एक्वाटिक हैबिटेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। दे आर एक्वाटिक मोस्टली मरीन, ससाइल और फ्री स्विमिंग। ससाइल का मतलब वो एक ही जगह होते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, तो यहाँ पे जो है ना इन जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स अबाउट द सिमेट्री। तो मैंने आपको पहले ही बोला वहाँ पे Coelenterata, ठीक है, टिनोफोरा एंड योर Echinodermata, दे हैव गॉट द रेडियल सिमेट्री, ठीक है, दे हैव गॉट व्हाट, दे हैव गॉट द रेडियल सिमेट्री। द नेम Cnidaria is derived from the, important point आने वाला है, the name Cnidaria has been derived from the Cnidoblastus or Cnidocytes, Cnidoblastus or Cnidocytes, which contain the stinging capsule or nematocytes present on tentacles and the body। तो यहाँ पे आपने पहला पॉइंट याद रखना कि ये जो नाइडेरियंस होते हैं या सीलेंट्रेट्स होते हैं, तो उनका जो नाम नाइडेरिया ये कहाँ से डेराइव किया गया है, ये किया गया है डेराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट और द नाइडोसाइट। ये नाइडोब्लास्ट क्या होती है, नाइडोब्लास्ट जो है ना, पहले आपने याद रखना है कि नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, यानी ये बॉडी में प्रेजेंट होती है और टेंटेकल्स में भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नाइडोब्लास्ट एंड द नाइडोसाइट। अब इसका काम क्या होता है नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट का, इसका काम होता है इट इज़ यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो ADC आपने याद रखना है, इट्स ADC, नाइडोब्लास्ट के आगे आपने याद रखना है ADC, एनकरेज डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ प्रे। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि किस तरह से डिफेंस देती है, बिकॉज इट कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द नाइडोब्लास्ट, यहीं से इनका नाम डिराइव किया गया है। इनकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनकी फंक्शन याद रखनी है, ठीक है, और याद रखनी है कि व्हाट दे कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। अच्छा, उसके बाद दे हैव गॉट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्ट, ये तो पता है, ठीक है। वाइल Porifera have got cellular level of organization and they are mostly asymmetrical।
अच्छा, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, इसको आपने याद रखना है, विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर, लेकिन पॉलीफेरा में क्या थे, सिर्फ इंट्रासेल्यूलर। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कोरल्स जो है, कोरल्स बिलोंग टू नाइडेरिया, कोरल्स बिलोंग टू सीलंट्रेटा, ठीक है, बिकॉज सीलंट्रेटा और नाइडेरिया वन एंड द सेम थिंग। तो कोरल्स जो है ना, दे हैव गॉट द स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पॉरीफेरा का स्केलेटन किसका बना था, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, लेकिन इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक होता है कैल्शियम ऑसिकल्स, ठीक है, लेकिन एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, नाइडेरियंस एग्जिबिट्स टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला, दे एग्जिबिट द टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, यानी ये जो नाइडेरियंस होते हैं ना, दे हैव गॉट द टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। वो दो फॉर्म्स क्या होती हैं, अगर आप देखोगे, दैट इज द पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ व्हाट, नाइडेरियंस और सीलंट्रेट्स। द फॉर्मर का मतलब पॉलिप, पॉलिप इज ससाइल एंड सिलेंड्रिकल, ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडमसियास की एग्जांपल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज दिस इज योर पॉलिप, इट इज़ लाइक सिलेंड्रिकल एंड इट इज़ ससाइल, ठीक है, इट इज़ सिलेंड्रिकल और ससाइल। और आपने यहाँ पे याद रखना है, मैंने लिखा है PSC, PSC और ADP। तो PSC का मतलब क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन आता है कि कौन सी डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करे, तो अगर हमेशा याद रखना, अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, इट्स P स्टैंड्स फॉर पॉलिप, S स्टैंड्स फॉर ससाइल एंड C स्टैंड्स फॉर सिलेंड्रिकल। सो पॉलिप इज ससाइल एंड सिलेंड्रिकल, और यहाँ पे याद रखना इट्स ADP, ठीक है, ADP। AD stands for what? Adamsia, ठीक है, AD stands for Adamsia and P stands for polyp, यानी Adamsia is the example of what? Polyp, और इसकी example जो है ना, हाइड्रा भी है, ठीक है। Adamsia का दूसरा नाम क्या है, it is sea anemone। यहाँ पे अगर आप देखोगे, Adamsia is sea anemone and your Aurelia जो है ना, that is the jellyfish, Aurelia is jellyfish, और वो किसकी example है, मेड्यूसा की, ठीक है। अच्छा, वायर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, यानी मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज़ लाइक अम्ब्रेला शेप्ड यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप्ड, इट इज़ द इट्स और ऑरेलिया। तो इसमें आपको रख सकते हैं इट्स AMU, ठीक है, AMU, ठीक है। तो अगर आप इसी को भी याद रखोगे, तो बाकी जो है ना, ये खुद ब खुद याद रहेगा। एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इट्स अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, ठीक है, वो क्या था, दैट वाज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल। अच्छा, लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, तो ऑरेलिया यानी मेड्यूसा के एग्जांपल है जो है ना, दैट्स ऑरेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एडमसिया, एडमसिया किसकी एग्जांपल है, पॉलिप की, और यहाँ पे ओरी की एग्जांपल आपने याद रखने, दैट्स योर हाइड्रा, ठीक है, दैट इज हाइड्रा इज हेयर। अच्छा, उसके बाद दोज नाइडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स, अब कोई कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, कभी मतलब लाइफ के स्टेज में कोई पॉलिप स्टेज होता है और कोई मेड्यूसा स्टेज होती है, यानी दोनों स्टेज, दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइम्स। दोज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस जो है ना, मेटाजेनेसिस दैट इज द इंपॉर्टेंट फिनोमेना, जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा बिटवीन द पॉलिप एंड मेड्यूसा। अच्छा, मेटाजेनेसिस, पॉलिप्स, अब ऑल्टरनेशन जनरेशन किस तरह से होता है, पॉलिप अगर आप देखोगे, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप। अब किस तरह से, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्चुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्चुअली। यहाँ पे याद रखना इट्स PAM, पाम याद रखना, ठीक है, मैंने इसी तरीके से इसको याद रखा था, इट्स PMA, मैंने याद रखा था पाम, PAM पाम, यानी पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्चुअली, ठीक है, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्चुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्चुअली, ठीक है, इट्स PAM पाम, A स्टैंड्स फॉर एसेक्चुअल। तो पॉलिप प्रोड्यूसेस और पॉलिप फॉर्म्स मेड्यूसा एसेक्चुअली, वाइल medusa produces polyp sexually. Example याद रखना, it's the obelia, तो obelia is the that example, it has got both forms, it is metagenesis is found in obelia, ठीक है, और इसमें जो है ना, obelia में क्या है, polyp produced medusa asexually and medusa form polyp sexually। अब इनके एग्जाम्पल जो है ना, इनको भी अपने अच्छे से याद रखना along with their common names। Physalia is the Portuguese man of war, Adamsia is the sea anemone, Penitula is the sea pen, Gorgonia is the sea fan and Manadrina is the brain coral। तो कभी
मतलब ये क्या होता है कि आपको दिए जाते हैं लेफ्ट साइड में उनके जोलॉजिकल नेम्स, राइट साइड में कॉमन नेम्स, तो आपने मैच करना होता है, या आपको दिया जाता है कि पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल किस फाइलम की एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले सिमेट्री के बारे में याद रखना, ठीक है। सिमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइडोब्लास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोस्ट्रोम इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट जो स्केलेटन होता है इनका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू बेसिक फॉर्म्स किन में होती है, एग्जाम्पल याद रखनी है। मेटाजेनेसिस किन में होती है, एग्जाम्पल्स ये क्या क्या है इनकी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द अनदर फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा, दैट इज द टीनोफोरा, ओके। लेकिन एक पॉइंट जो है ना वहाँ पे सीलन डेटा में, यहाँ पे इसने रिप्रोडक्शन को मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द अनदर फाइलम, दैट इज योर फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम फाइलम टीनोफोरा की बात करते हैं, एक सेकेंड, फाइलम टीनोफोरा की अगर हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, ओके। It's Phylum Tino4. They are commonly known as sea walnuts or calm jellies. तो common names are also very very important because sometimes आपको directly पूछा जाएगा कि calm jellies और sea walnuts are also मतलब they belong to which phylum, ठीक है। So sea walnuts और calm jellies are the common names of Tinophora and they are exclusively marine. जब NCERT mention कर रही है ना कहीं पे exclusively, that becomes important, ठीक है। So they are exclusively marine, ठीक है। वो क्या थे पहले, फाइलम पॉरिफेरा दे वर जनरली मरीन, और फाइलम ये जो थे क्या थे, फाइलम सीलेंटेड दे वर मोस्टली मरीन, बट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी मतलब ये ऑलमोस्ट सारे मरीन होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेडियल सिमेट्री में है और दे हैव गॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी bears 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्पलेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम टीनोफोरा। कॉम्पलेट्स जो है ना, कॉम्पलेट्स दे आर फाउंड इन टीनोफोरा, और दे आर फाउंड इन, या इनकी जो एग्जांपल होगी प्लेरोब्रैंकिया एंड स्टिनोप्लेना, यानी प्लेरोब्रैंकिया एंड स्टिनोप्लेना द एग्जांपल्स ऑफ टीनोफोरा, और इन्हीं में कॉम्पलेट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। कॉम्पलेट्स जो होते हैं ना, दे व्हाट दे आर सीलेटेड, मतलब देयर बॉडी bears 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्पलेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो उनका काम क्या होता है कॉम्पलेट्स का, देयर फंक्शन इज लोकोमोशन, बिकॉज इनमें सीलिया होता है, सीलिया की वजह से लोकोमोशन आएगी इनमें, ठीक है। और याद रखना देयर आर 8 कॉम्पलेट्स, ठीक है, देयर आर 8 एक्सटर्नल, यानी उनमें 8 कॉम्पलेट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रा, मतलब बिल्कुल फाइलम सीलेंट्रेटा का फीचर है, नाइडेरियंस का फीचर है, लेकिन पॉलीफेरा में सिर्फ इंट्रासेल्यूलर थी। अच्छा, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और बायोल्यूमिनेसेंस जो है ना, ये किन में प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन टीनोफोर। अच्छा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी पॉरीफेरा जिस तरह से वो हर्माफ्रोडाइट कहलाते थे, यानी दे आर मोनोशियस कह सकते हैं, ठीक है, यानी बाइसेक्चुअल। अच्छा, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्चुअल मीन्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्चुअल मीन्स, बट पॉरीफेरा दे रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्चुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्चुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जाम्पल आर प्लेरोब्रैंकिया एंड स्टिनोप्लेना। तो फर्टिलाइजेशन FSD के लिए कोड मैंने यहाँ पे बनाया है EMI, अब सिर्फ E फर वेरी करता है, बाकी MI तो सेम जैसा है, किनका, वहाँ पे था IMI, पॉरीफेरा में क्या था IMI, बिकॉज वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी मोनोशियस, एंड दे हैव गॉट द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेरोब्रैंकिया एंड स्टिनोप्लेना। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस स्ट्रक्चर, दिस इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लेट, ठीक है। NCERT ने नहीं लिखा, बट दिस इज सीलेटेड, तो सीलेटेड जो है ना, मतलब सीलेटेड कॉम्पेलेट ही होगा, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन। रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्चुअल, दे हैव गॉट बायोल्यूमिनेसेंस, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। दिस वाज ऑल अबाउट द टीनोफोरा, दीज वेर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे प्लाइटेहेल्मिंथेस की, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला है, और यहाँ पे जो है ना कुछ बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं प्लाइटेहेल्मिंथेस में, जो कि इनमें नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ तक आप याद रखेंगे, इनमें रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, बिकॉज अब फाइलम जब हम प्लेटिहेल्मिन्थ्स की बात करेंगे, वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वहाँ पे जो है
वहाँ पे क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे 3 नए फीचर्स आएंगे जो कि इनमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दे हैव गॉट द रेडियल सिमेट्री, दे आर डिप्लोप्लास्टिक एंड दे हैव गॉट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब जब आप इनको देखोगे दे हैव गॉट द बायलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये क्या थे डिप्लोप्लास्टिक, ये क्या थे रेडियल, दीज आर बायलेटरल, दे हैव गॉट व्हाट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे दे हैव गॉट द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव गॉट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लाटेहेल्मिन्थ्स। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम याद रखेंगे, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेनेड बॉडी। डॉर्सोवेंट्रली का मतलब क्या है, डॉर्सोवेंट्रली अगर आप अपनी बात करोगे योर बैक, आपकी कमर जो है ना दैट इज द डॉर्सल पोर्शन, एंड योर बेली, ठीक है, योर चेस्ट पोर्शन दैट इज द वेंट्रल पोर्शन। तो इनकी बॉडी जो है ना वो डॉर्सोवेंट्रली वो मतलब फ्लैट होती है, मतलब आप मान लीजिए मतलब हाँ, मतलब जस्ट लाइक ए प्लेट, ठीक है, फ्लैट, बिल्कुल डॉर्सोवेंट्रल इनकी बॉडी फ्लैट होती है, ठीक है, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल और मतलब कोई प्लेट जैसा होता है, ठीक है, मतलब टोटली फ्लैट। अच्छा, they have dorsoventrally flattened body, hence are called a flatworm. So flatworm is the common name of platyhelminthes, while as comb jellies or sea walnuts the common name of Phylum Tino4, and your sponges is the common name of Porifera. So common names are also important. अच्छा, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बात है पैरासाइट। पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं। पैरासाइट मतलब जो डिपेंड, मतलब यूजुअली हम फूड की बात करते हैं, विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हो या किसी एनिमल पे, ठीक है, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का मतलब, एंडो मतलब जो बॉडी के प्रेजेंट अंदर, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, लाइक हमारे इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, या किसी एनिमल में, यार सपोज लिवर में कोई पैरासाइट होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे लिवर फ्लूक वगैरह जो लिवर ऑफ शी में प्रेजेंट होता है, दिस इज द एंडोपैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है, एक्टोपैरासाइट यानी जो बॉडी के बाहर, यानी अगर आप देखोगे एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल याद नहीं आ रही है तो हाँ, एक्टोपैरासाइट जो है ना वो होती है ना, वो टिक्स ऑन डॉग्स एंड लाइस वो ऑन ह्यूमंस, ठीक है, वो जो हमारे वो बालों में होती है ना, हेयर, आज नहीं होती है तो पहले पहले होती थी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, तो दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। ये जो टिक्स ऑन डॉग्स एंड लाइस, टिक्स ऑन डॉग्स TICS लगता है, TICS एंड लाइस LIC, टिक्स ऑन डॉग लाइस ऑन ह्यूमंस, इसको हम जो इकोलॉजी में शायद एग्जांपल दी गई वहाँ पे पैरासिटिज्म की, ठीक है, पैरासिटिज्म की, टिक्स ऑन डॉग्स। ज़रा मैं यहाँ पे देखूँ एक सेकंड के लिए आप लोगों के लिए देखो, जस्ट 1 मिनट, मुझे याद शायद नहीं आ रहा है कहाँ पे था। Ectoparasitism, endoparasitism. Exactly, you got it. यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज here is the ectoparasites. Parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasite. The most familiar example of this group is the lice और lees कहेंगे on human and ticks on dogs, ठीक है। So these are the example of ectoparasites. Okay. अच्छा they are what found in animals including many endoparasites found in animals as well as humans including human beings. Flatworms are bilateral symmetry. This is the, तो क्वेश्चन आ सकता है कि bilateral symmetry first originated in platyhelminths or it first originated in Taenia or Fasciola, ठीक है, because these two belongs to platyhelminths. Triploblastic nature first evolved in या first developed in triploblastic nature किन में पहले develop हो गया, it was in platyhelminths. Organ level of organization पहले किन में develop होगी, that is in the platyhelminths. अच्छा, आपको ये भी पता होगा दे आर एसिलोमेट, ठीक है, तो एसिलोमेट भी आपने याद रखना है, platyhelminths are एसिलोमेट, दे लैक द बॉडी कैविटी। अच्छा, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक, डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा किनका, प्लाटीहेल्मिन्थेस का, फ्लैटवर्म्स का, टेनिया का, टेपवर्म का, फैशियोला का, लिवर फ्लू का, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा दैट इज योर फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम भी है शायद, फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या है, टेल मी, फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में चैप्टर है उसमें शायद दिया गया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या है,
प्रोटोनेफ्रीडिया की नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। हाय हाय, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोन, हाँ यहाँ पे दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इस एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं किया बिकॉज ये कौन सी एनसीईआरटी है, ये मतलब पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। मैंने ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना, नई एनसीईआरटी से पढ़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपने यहाँ क्यों नहीं इसको हाईलाइट किया है जिस तरह से जो यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लाइटी हेल्थ में, यानी फ्लैटवर्म, एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, और बाकी भी ऑर्गेनिज्म वहीं पे देख लोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे कहना था कि प्रोटोनेफ्रीडिया इज द अनदर नेम ऑफ फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लाइटी हेल्थ और फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया, बिकॉज प्लेनेरिया भी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ऑब्वियसली बात है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो कि इनमें था, पॉरीफोरस में था, और जो इनमें था, ठीक है, टीनोफोरा में, इनमें भी क्या थे, सेक्सेस वर नॉट सेपरेट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मनी लार्वल स्टेज, यानी जब लार्वल स्टेज होगा ना तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेनेरिया जो है ना, इट हैज़ गॉट हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, हाई रिजनरेशन पावर, ठीक है। एग्जाम्पल इज टीनिया स्टैंड्स फॉर टेपवर्म एंड फैस्चुला स्टैंड्स फॉर लिवर फ्लूक। तो यहाँ पे आपने इसका कोड याद रखना है, एज मतलब जो पॉरीफेरा का कोड है IMI, ठीक है, IMI। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोनोशियस, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, FSD इज IMI, लेकिन यहाँ पे जो है ना इट्स EMI। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलाइट हेलमिंथेस एंड वी आर डन विद द 4 फाइलास। इन द नेक्स्ट वीडियो दिस इज योर, ये डायग्राम आपने याद रखना, दिस इज द लिवर फ्लूक, ठीक है, दिस इज टीनिया टेपवर्म। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पे आपने याद रखना है पोलाइटी हेलमिंथ्स में जो हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था, इट हैज़ द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वहाँ पे हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इट हैज़ गॉट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स ऑल्सो एसिलोमेट, ठीक है। और ये 3 फीचर्स इनमें नए आ रहे हैं, इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बोलेगा कौन कौन सा, एक तो ये 3 नए फीचर्स जो आ गए, और इनकी फ्लेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनेरिया में क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपने याद रखना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, और एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो important. So these were the 4 phylas. Inshallah in the next video I will be talking and I will conclude all the non coordinates. उसके बाद मैं further coordinates की बात करूँगा. So आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, एंड डो टेल मी इन द कमेंट्स कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं लानी है, कोई चेंज तो नहीं लानी है। और ये भी मुझे कमेंट्स में बोलो कि आप पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वाई आर यू नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स, आप मुझे बोला करो, ठीक है। उसके बारे में मैं जो फिर वीडियो बनाऊँगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी कौन सी रुकावट है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।